अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब पर शदीद तनकीद की तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से, जिन्होंने संगीन इल्जामात आयद किए मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप पर। जबकि दूसरी जानिब आज तमाम रोज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी मुतनाज़ा बना रहा और नैब के 150 मेगा करप्शन केसेस की रिपोर्ट कहाँ गई। इस समय बहुत से अहम इश्यूज हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर भी आते हैं, लेकिन आज कराची में क्या देख रहे हैं? पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से तनकीद की गई और फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से। कराची की सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, कराची पे तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आपको ये बताऊं कि यहाँ वाशिंगटन में ये जो बहुत ही अहम न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट थी वो आज खत्म हो रही है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से तारिक फातमी साहब को भेजा गया। सरताज अजीज साहब अब लापता हैं। बहुत से हुकूमती वुज़रा अहम मौके पे लापता हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता वो किधर गए। तो यहाँ सरताज अजीज साहब को आना था। बहुत से ऐसे रहनुमा जो माजी में पाकिस्तान के तरफ से, जब गैर वजीर खारजा तो मियां नवाज शरीफ खुद हैं, लेकिन मुशीर खारजा से मुलाकात उनकी होती थी तो सरताज अजीज साहब मिलते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कौन साहब है, तो उनको बताया गया जी ये एक मुशीर भी हैं जो कि तारिक फातमी साहब है। तो सरताज अजीज साहब जो है वो इस्लामाबाद में भी मिसिंग थे। वो पिछले चंद रोज में जो इंडिया के साथ तनाज़ा चल रहा है उसमें भी वो गायब थे। फिर ईरान के साथ जो मामला चले उसमें भी सरताज अजीज साहब लापता हैं और यहाँ पर वाशिंगटन में भी लापता हैं सरताज अजीज साहब। तारिक फातमी साहब आ गए हैं। तो एक तो ये बड़ा मसला है कि किसी मौके पे मियाँ साहब खुद बतौर वजीर खारजा आते हैं सामने, किसी मौके पे सरताज अजीज आ जाते हैं, किसी मौके पे बताना पड़ता है कि तारिक फातमी साहब भी होते हैं। तो एक उसके नतीजे में एक कंफ्यूजनल पॉलिसी है। बहरहाल यहाँ पर मोदी साहब आए हुए हैं, बाकी लोग सारे आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मोदी साहब जितनी पाकिस्तानी हुकूमत की कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, उतनी ही फॉरेन पॉलिसी बज़ाहिर यहाँ पे बैठ के लगता है कि मोदी साहब की भी कंफ्यूज पॉलिसी है। वो भी दौरे पे दौरे। मुझे नहीं पता दुनिया के कितने मुल्क रह गए जहाँ पे वो अभी तक नहीं गए, लेकिन वो सारी ही दुनिया के दौरे कर रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे वो वहाँ जाते हैं, वो वहाँ कम्युनिटी बहुत बड़ी जमा होती है, वहाँ उनसे खिताब करते हैं, फिर वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं, फिर वो वहाँ के पुराने मकामात पे जाते हैं, वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं। लेकिन उसके नतीजे में फॉरेन पॉलिसी भारत की, अब यहाँ से मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब यहाँ से वाशिंगटन से वो जाएंगे सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब जाके क्या बात करेंगे वो, क्योंकि सऊदी अरब के साथ वो बात करते हैं तो फिर ईरान के साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में इंडिया की वो डिस्टर्ब होंगी। फिर उनके एक वजीर जो है वो बैलेंस करने के लिए ईरान जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की जो कंफ्यूजनल, वैसे तो और बहुत सारे मामला पे वो एक हैं, लेकिन ये कि ये जो फॉरेन पॉलिसी का कंफ्यूजन है ये भारत में भी नजर आ रहा है। और मैं देखें आपको न्यूक्लियर का जो मसला है ना सिक्योरिटी का, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ जहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ इंसानी जाने जा रही है, वहाँ कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में। बेसिक इसका एम ही है कि ऐसा ना हो कि जो दहशतगर्द है उनके हाथ में कहीं कोई न्यूक्लियर मटेरियल उनके हाथ में लग जाए। ये बुनियादी तौर पर मकसद है दुनिया, और इसीलिए वो फिर न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर बात हो रही है। और लेकिन इशू क्या है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है दहशतगर्दी हो रही है और बेशुमार वाक़यात हुए, लेकिन इंडिया में खुद जो है वो उनकी तनसीबात पर भी, जो अस्करी तनसीबात हैं उस पर भी हमले हुए हैं बहुत ज्यादा। और इससे कतई नजर कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएं या किसी और भूटान पे लगाएं या श्रीलंका पे लगाएं, जहां पर भी लगाएं, लेकिन मसला है कि उनको सिक्योर करना तो इंडिया का काम है। जैसे हमारा काम अपनी फैसिलिटीज को सिक्योर करना है, इंडिया का काम अपनी फैसिलिटी को सिक्योर करना है। और वहां पे जो उनका एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, बड़ा भबा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मुंबई में, वहां पे तो 1900, अभी मैं ये रिपोर्ट यहीं पे देख रहा था वेस्टर्न मीडिया में ही, तो 1994 में, फिर 98 में, फिर 2001 में, फिर 2008 में वहां पर कई दफा अटेम्प्ट हुई हैं। और गालिबन उसमें जो लोग निकले हैं वो वहां के मकामी लोग निकले। और उन्होंने, आपको पता है दाइश भारत के अंदर भी मौजूद है, और उसका जो उन्होंने 16 लोग पकड़े वहां पे पिछले दिनों, तो उसमें एक जो बंदा है वो उनका लोकल जो भारतीय मुजाहिदीन थे उन्होंने रिक्रूट किया होता, तो उनके लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा। तो ये बड़ा जरूरी है। और ये जहाँ पे अटैक्स हुए भाभा रिसर्च सेंटर पे, वहां से खबरें हैं कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल भी चोरी हुआ। बहरहाल ये इंडियन मीडिया जाने और उनकी हुकूमत जाने, लेकिन
उनके कंसर्न्स हमसे ज्यादा हैं जी। और हमारे भी कंसर्न्स हैं कि उनके एटमी तनसीबात पे कोई हमला ना हो और पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ है। असल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर गैर मौजूदगी महसूस हुई। पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई कि जी यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि गालिबन साने लाहौर पेश आ गया, लेकिन यहाँ वाशिंगटन के जो पावर कॉरिडोर हैं और यहाँ जिन लोगों से बात हो रही है वही कह रहे हैं कि गालिबन इसलिए नहीं आए कि आपके मुल्क में सिविल मिलिट्री तनाज़ा दोबारा खड़ा हो गया और वो पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है या होने वाला है हो चुका है शुरू, जिसमें गिरफ्तारियां और ये सारे मामला थे, जिसकी वजह से वजीर आजम आज गालिबन उन्हें लाहौर जाना था। वीकेंड दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो वीकेंड पे जुमे को शाम को चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो हफ्ता इतवार या मरी या रायबन में गुजारते हैं, लेकिन आज वो नहीं गए अभी तक और लाहौर में ही मौजूद हैं। अभी जब मैं प्रोग्राम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर नहीं गए और न ही वो मरी गए हैं। और उसकी वजह बयान हो रही है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कि गालिबन मौसम खराब है, लेकिन मौसम इतना भी खराब नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर से किसी जम्बू जेट में किसी रोड पे सड़क बाय रोड डाइवू में बैठ के किसी भी तरह से वो लाहौर ना जा सके, इतना भी मौसम खराब नहीं है। लेकिन 12 वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और होपफुली चले जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जो मामला है, आज निसार साहब की मुलाकात की भी खबर है, आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की खबरें हैं, मुझे नहीं पता कि मुख्तलिफ जराए कोट कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है। साथ डार साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, वो बजट के हवाले से हुई होगी। लेकिन ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आर्मी चीफ को तालिबान या इनको सब आपस में बैठ के ये बात भी डिस्कस करनी चाहिए कि जो मुल्की कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं और यहाँ पे गलत किस्म की बात, यहाँ IMF के सामने गलत प्रोजेक्शंस हैं, उसमें जो चाइना से इन्होंने कर्ज लिया है उसको ये बता नहीं रहे। ये $90 अरब का कर्जा हो जाएगा 4 सालों में, ये कौन अदा करेगा पाकिस्तान का कर्जा, ये अजीब। इसमें बिल्कुल ये नहीं बता रहे कि मैंने यहाँ पे पूछा तो ये कह रहे हैं हमें तो ये फिक्र नहीं है, उसमें पता नहीं चाइना के कर्ज हैं कि नहीं जो वर्ल्ड बैंक को IMF को फिगर्स दे रहे हैं, तो उसमें ना वो बता रहे हैं ना पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं और उसके नतीजे में ये $90 अरब का कर्जा हो जाएगा पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा अगले 4 सालों में। और उसके नतीजे में फिर क्या होगा? क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इसाक डार साहब ने आज एक फिर नोटिस भेज दिया दोबारा $1 अरब का ARY की मैनेजमेंट को और मुझे, लेकिन वो नोटिस भेजने से क्या होगा? मतलब है कि आप नोटिस 1 अरब कहाँ से देंगे भाई? आप मतलब है कि मुल्क का मसला है, मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है। और अभी कुछ देर पहले, आप ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है कराची में। जहांगीर सिद्दीकी साहब जो हैं उनके एक फ्रंट मैन इमरान शेख को पकड़ा है कराची से हसास अदारों ने। और इमरान शेख की गिरफ्तारी जो है ये इसके बाद ये आला अहदेदारान का नाम आएगा, इसमें पुलिस का नाम आएगा, इसमें ब्यूरोक्रेसी का नाम आएगा, इसमें दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के आला ऑफिसर्स का नाम आएगा। तो ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब खुद हुकूमत पंजाब अभी खत लिखेगी, खुद हुकूमत पंजाब के हमें रेंजर्स के ऑपरेशन, हमें चाहिए रेंजर्स का ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, 7 अदारे और फौज और रेंजर्स ऑपरेशन कर चुके हैं। लेकिन अब जिसे कहना चाहिए ना कि वो अब मांगेंगे इनसे कि हमें आप इजाजत दें, फॉर्मली इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो करने जा रहे हैं गालिबन। आज जो मुलाकातें उसके नतीजे में, और फिर वही होगा, ये कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ हो, वो भी कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ होगा, लेकिन जब दहशतगर्दों का और उनके सहूलतकारों का नाम निकलेगा तो उसमें तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वही मामला जो सिंध में था, जो मैं कल भी बात की थी, वो अब पंजाब में शुरू हुआ चाहता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, नैब ने अभी तक 150 मेगा करप्शन केसेस की रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो क्या 31 तारीख को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप 31 तारीख तक जमा करवा दें रिपोर्ट, और ये नैब ने खुद कहा था कि मेगा करप्शन केसेस जिसमें वजीर आजम, उनके भाई, साबिक वज़ीर आजम, मुल्क की अहम शख्सियात, ये सारे लोग उसमें, ब्यूरोक्रेट्स बहुत बड़ी तादाद में, उसमें बिजनेस ग्रुप्स, उसमें बहुत घपले किए और मेगा करप्शन केसेस, मेगा, ये आम करप्शन केसेस नहीं है, ये मेगा करप्शन केसेस। तो आज में जो DG नैब ने एक बयान दिया है, वहाँ पे कमर चौधरी साहब ने सिंध नैब के सब है, उन्होंने कहा है कि जी $133 मिलियन, $133 मिलियन हर साल करप्शन में जा रहे हैं। तो अच्छा जी, तो अब बात यह है कि एक तरफ तो नैब ही कह रही, दूसरी तरफ नैब ने जमा नहीं करवाई वो रिपोर्ट जो आज की तारीख से जमा करवानी थी।
میرا خیال میں قمر زمان چودھری صاحب، میجر ریٹائرڈ قمر زمان چودھری صاحب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. میں نہیں جانتا کہ اس کیس کی سماعت اب کب ہونی ہے. اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے ہوگی یا کب ہوگی، سپریم کورٹ کب اس کی سماعت کرے گا. لیکن جب بھی سماعت کرے گا یا تو اس سے پہلے یہ رپورٹ جمع کروا دیں گے اور عدالت میں جا کے معافی تلافی کر لیں گے نیب کے لوگ کہ جن سے غلطی ہوگی معافی ہوگی، ورنہ پھر یہ توہین عدالت بنتی ہے. کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ پیش رفت سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ نے میگا کرپشن کیسز میں اب تک کیا کیا. وہ رپورٹ یہ جمع نہیں کروا سکے. انہوں نے یہ کہیں گے جا کے کہ جی وہ ہمارے کچھ آفیسرز تھے، یہ تھے، فلاں تھا، تعاون نہیں کیا. یعنی کہ جو بھی ہوگا بہرحال اب سب کی نظریں ہیں سپریم کورٹ اس ہفتے یعنی کمنگ ویک میں جب بھی اس کیس کی سماعت کرے گی تو میرے خیال سے نیب یا تو اس سے پہلے رپورٹ جمع کروا کے معافی مانگیں گے عدالت میں جا کے، یا پھر یہ کہ ان پہ توہین عدالت ہو جائے گی. دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اگلی سماعت کب سیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ؟ پوری قوم کی نظریں ہیں یہ میگا کرپشن کیسز اور نیب کے اوپر. اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ معافی مانگ کر آئے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں آپ 3 مہینے اور دے دیں. 3 مہینے اور دیے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ پھر عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو میرے خیال سے توہین عدالت سے یہ بچیں گے، معافی مانگیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آخر اتنی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بیان بھی سامنے نہیں آ رہا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی ابھی کچھ بیان سامنے نہیں آیا، کوئی ریمارکس نہیں دیے گئے ہیں. نہیں سپریم کورٹ میں تو سماعت ہو رہی تھی نا. سپریم کورٹ میں تو سماعت ہوئی تھی. اس سماعت میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہمیں 31 تاریخ تک کی مہلت دے دیں اور اس کے بعد سماعت ختم ہو گئی تھی. اب جو اگلی سماعت ہوگی اس میں ان کو جا کے نیب کو یا تو یہ ہاتھ پیر جوڑیں گے یا اس سے پہلے رپورٹ جمع کروا دیں گے، یا یہ کہیں گے کہ جی فلانا آدمی ہم سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اس کے نام ان کو بتانے پڑیں گے. سپریم کورٹ کا تو اس میں سپریم کورٹ کی تو جب بھی اگلی سماعت ہوگی اور ہوپ فلی وہ جلدی اس کیس کو جلدی رکھیں گے، رکھنا چاہیے ان کو اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے رکھ لیں گے جب بھی. تو اس میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نیب والوں کے ساتھ، انہوں نے رپورٹ جمع نہیں کروائی 31 تاریخ تک. تو یہ رپورٹ اگر نہیں جمع کروائی تو پھر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ اب دیکھنا ہے. اور یہ بھی بتانا پڑے گا نیب کو سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ انہوں نے رپورٹ جمع کیوں نہیں کری اور کیا. پھر عدالت جانے اور نیب جانے اور قوم دیکھ رہی ہے سارا تماشا کہ یہ ادارہ جو ہے نیب کا یہ کس طرح سے دھچیاں کھیل رہا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے. اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ، سب کی نظریں سپریم کورٹ میں. اب بریک لیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ یہ گلبشن یادیو ایک تو دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا اس قسم کی بہت ساری شخصیات. ایک کرکٹ بورڈ میں بھی بیٹھی ہے گلبشن یادیو، کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہیں اور میرے خیال سے ان کے اوپر بھی شہریار خان کو منایا، انہوں نے اس کو منایا. رپورٹ آ کے قاری یونیورسٹی اس میں شاہد آفریدی کو کہہ دیا، شاہد آفریدی جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، وہ کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے. یہ وہ کہتے ہیں نا وہ سانجے کے ہنگے چوراہے پہ پھوٹ رہی ہے جا کے دنیا بھر میں تماشا بن گیا. میرا خیال ہے کہ گلبشن یادیو جو ہے کرکٹ بورڈ میں بھی تلاش کیا جائے اور ان کو بھی ڈھونڈا جائے تو بہت سارے معاملات حل جائیں. بریک لیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک مزید بات کر لیں گے. جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف سے آج وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر داخلہ نے ایرانی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے. تو کیا معاملات چل رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ واشنگٹن میں بھی یہ بات زیر بحث ہے کہ یہاں سول ملٹری تناؤ چل رہا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کیا معاملات کرنے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ تاثر یہاں پہ جو میسج آ رہا ہے پاکستان سے اس کو ختم کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بات میڈیا میں آنی شروع ہوتی ہے اور میڈیا میں آنے کے بعد پھر حکومت کے لوگ آ کے اس کی تردید کرتے ہیں. لیکن وہ تردید مزید اس کے بعد کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ساری تردیدیں کرتے چلی جاتی ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ جیسے سانحہ لاہور ہوا یا رینجرز کا آپریشن شروع ہوا یا پنجاب کے آپریشن شروع ہوا، ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی ایک پالیسی واضح ہو کے سامنے نہیں آ رہی کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو یا جو انہوں نے اس دن تقریر کی، قوم سے خطاب کیا، وہ یہاں پہ پوری دنیا میں وزیر اعظم کا خطاب بہت غور سے دیکھا گیا، اینالائز کیا گیا ایک ایک لفظ کو. اس میں کہیں آپریشن کا ذکر نہیں تھا جبکہ اس سے پہلے آپریشن شروع ہو چکا تھا پنجاب کے اندر. اور یہ جب بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تو انہوں نے خاص طور پہ بات کی کہ رینجرز 7 ہزارے اور فوج مل کے آپریشن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آپریشن نہیں ہوگا. اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اسی طرح سے آپریشن ہوگا جیسے آپریشن پنجاب میں ہوگا. اور وہاں پر بھی اب شہباز شریف صاحب، جیسے میں پہلے کہا کہ اب حکومت پنجاب سے آج جو اطلاعات ہیں کم سے کم یہاں پہ
وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب اب خود گزارش کرے گی. ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ نہیں جی آپ اس آپریشن کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپریشن شروع ہو چکا ہے, اس نے منطقی انجام تک جانا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اون کریں. آپ تو اسی طرح سے جیسے ایک حکومت سندھ بیٹھی ہے اور ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان کے لوگ ECL پہ ڈل گئے, کچھ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, کوئی ضمانتیں کروا لی, کوئی مٹھانا ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہیں, کوئی گینگ وار سے سہولت کار پکڑے گئے ہیں, کچھ اور نام سامنے آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال پنجاب میں ہوگی. اب اس کو یا تو ایکسیپٹ کر لیں اور یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں. تو اس کے نتیجے میں آپریشن شروع ہو چکا ہے. اب غالباً 3 دن بعد یہ کسی بیک ڈیٹ کے اوپر ریکویسٹ کرے گی پنجاب حکومت, اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپریشن کو نہیں آن کریں گے تو آپریشن تو چل رہا ہے اپنی جگہ. چودھری نثار صاحب یہ بہت کلیئرلی جو بات کی 2-3 دفعہ, انہوں نے بہت سارے معاملات کو دھرنے سمیت انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت جانے اور پنجاب حکومت سے سوال کیے جائیں, ان کا سیکورٹی فیلئر تھا یا ان کا نہیں تھا, یا وہ خود اپنے کلیریفائی کریں انہوں نے کیسے اجازت دی, پنڈی میں کیا معاہدہ تھا, کیا چودھری صاحب نے ڈسٹینس کر لیا اپنے آپ کو. اسی طرح سے انہوں نے آپریشن کے اوپر بات ہی نہیں کی, بالکل بات نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ اس دن جو آصف باجوہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ, آپ غور کریں تو اس میں باڈی لینگویج, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں دونوں شخصیات کی باڈی لینگویج دیکھیں. ایک شخصیت مستقل بات کر رہی ہے بھارت کے ایجنٹ کے حوالے سے, دوسری شخصیت جو ہے وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ ادھر ادھر کا سوال ہو جائے اور غصے میں. تو مطلب بات یہ ہے کہ دو الگ الگ شخصیات بیٹھی ہیں, الگ الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھی ہیں, اور ایک شخص جو اور بات کر رہا ہے, دوسری شخصیت کوئی اور بات کر رہی ہے, دونوں کا آپس میں کوآرڈینیشن ہے, پوری دنیا نے دیکھا. اور اب یہ آپریشن کے حوالے سے, باقی معاملات کے حوالے سے یہ اور اس میں یہ معاملہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے ہمارا برادر ملک ہے, ہمارے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آج چودھری نثار صاحب نے ان کے سفیر کے ساتھ مسئلہ اٹھایا. کیا یہ مسئلہ اس لیول پہ اٹھانے کا تھا؟ اس سے پہلے یہ بات کی گئی کہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے ایرانی صدر کے سامنے. ایرانی صدر کے سامنے اٹھایا گیا یا نہیں اٹھایا گیا, ایرانی صدر نے اس کی تردید کر دی کہ جی پتہ نہیں اٹھایا گیا نہیں اٹھایا گیا. ہماری طرف سے کہا گیا کہ اٹھایا گیا ان کے سامنے مسئلہ. اس کے بعد آج اس لیول پہ جب اٹھا دیا گیا تو پھر آج چودھری نثار اور سفیر کے لیول پہ کیسے اٹھایا گیا مسئلے کو؟ یہ تو بہت ہی چھوٹا لیول ہے. تو دیکھیں, جب یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں, آنے والے دنوں میں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اسٹوریز آنے والی ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہاں پہ ڈبل ٹاک کر رہے ہیں حسین واجد کے ساتھ, اور وہاں ان کے کوئی کاروباری مفادات ہیں اور بنگلہ دیش کی یہ باتیں چل رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک پیج پہ آپ نہیں ہیں, اور یہ بات دنیا بھر میں نوٹ کی جا رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سب نے ہمدردی کا ٹیلی فون کیا اور ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی لاہور کے اندر. وہ دہشت گردی کا ہی پنجاب کے دھرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو دھرنا پنجاب سے نکل کے اسلام آباد آ گیا, یہ دھرنا ایک اور تھا, اجتماع ایک اور تھا. وہ بلاسٹ کہاں گیا, یہ کہاں گیا, اس کے پیچھے جو معاشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سندھ میں چل رہا, سندھ کا آپریشن تو دیکھیں اپنی جگہ بالکل اسی اسپیڈ سے چل رہا ہے کیونکہ حالات خراب نہیں ہو رہے. یعنی وہ اگر تیز نہیں ہو رہا تو ایک جگہ رکا ضرور ہوا ہے اور اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے پورے کراچی اور پورے سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر, تو وہ اپنی جگہ ہے. اور کسی بھی وقت نظام برائی کہ JIT آنی شروع ہو جائیں گی, بیانات سامنے, وہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے مسئلہ. اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو واشنگٹن نہیں تشریف لائے, یہاں پہ تاثر یہ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آلدو کے میسج پورٹرے کرنے کی کوشش ہوئی کہ سانحہ لاہور کی وجہ سے کیا ہے. اس سانحہ لاہور سے کیا تعلق ہے وزیر اعظم کا نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ میں؟ وہ مطلب دیکھیں نا, یہ کوئی لاجک نہیں بن رہی. اور اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب کی جو مختلف وزرائیں ان کی طرف سے جو باتیں کی گئی میڈیا میں آ کے, اس کے نتیجے میں مزید ابہام پیدا ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور پھر آج نیب کی طرف سے جیسے میں نے کہا کہ میگا کرپشن کیسز, اس سے پہلے نیب جب بات کر رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے نیب کو شٹ اپ کال دی گئی تھی حکمرانوں کی طرف سے, کھلم کھلا بات کی گئی تھی نیب اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ ایک ملاقات ایسی ہوئی ہے بڑی شخصیات کے درمیان جس میں کہا گیا ہے کہ نیب کے اندر کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا, نہ کوئی سیاسی شخص مداخلت کرے گی, نہ کوئی ادارہ مداخلت کرے گا. یہ دو بڑوں کی ملاقات جو ہوئی تھی دورہ سعودی عرب سے پہلے, اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا. اس کے بعد سے نیب کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا تمام وزراء چپ ہو گئے, سب چپ ہو گئے, نیب کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی.
लेकिन नैब क्या कर रही है, नैब को ये जवाब देना होगा अदालत के सामने आके। और मेरा अपना ख्याल है, जहां मैंने पूछा नैब के ऑफिसर, उन्होंने कहा जी एक आध दिन शायद ऊपर नीचे हो रहा है मसला, लेकिन हम इसको रिपोर्ट को पेश कर देंगे। लेकिन 31 तारीख तक क्यों नहीं पेश किया उन्होंने, ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में वो जवाब जमा कराएंगे। लेकिन उसके नतीजे में जो वहां पे उथल पुथल होनी है, देखिए पंजाब में तो दाखिल होना है, ऑपरेशन दाखिल हो चुका है, पर होना क्या है, दाखिल हो चुका है। अब पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है, वहाँ पे वो जनूबी इलाकों से कलदम जमाते हैं, ये वो सारा। और ऐसे सिंध में भी शुरू में ऐसे ही हुआ था, आपको याद है ना, ऐसे में भी कलदम जमातों को शुरू हुआ था। फिर जब लियारी में स्टार्ट हुआ ऑपरेशन तो उधर एमक्यू बड़ी खुश थी, फिर एमक्यू के खिलाफ शुरू हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी बड़ी खुश थी, फिर दोनों के खिलाफ होना शुरू हो गया तो दोनों साथ मिल गए। फिर वो इधर से मियाँ साहब की तरफ से बात हुई कि जी वफाकी हुकूमत बड़ी खुश है। उसके बाद अब जब पंजाब में आ गया मसला तो ये सारा जबरदस्त ऐसे ऐसे स्टिल हो गया सारा मसला। और पंजाब में यानी बड़ी मुझे खुशी हुई कि वहाँ पे जो आईजी पंजाब है उन्होंने माजरत की कि जी उनको बड़ा दुख है और एक नाकामी को उन्होंने इतराफ किया सामने लाहौर में। लेकिन बात यह है कि उनको उनकी पुलिस को ये पोलिटिसाइज पुलिस है पाकिस्तान की तमाम, जिनमें पंजाब पुलिस की तमाम पोलिटिसाइज पुलिस है। सिंध में हमने हाल देख लिया ना क्या हुआ होगा। तो ये पोलिटिसाइज पुलिस है, पोलिटिसाइज अदारे हैं, और इसीलिए इन ऑपरेशन से दूर रखा गया है पुलिस को। उसमें ये नहीं कि पुलिस के काबिल ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो ऑफिसर्स बदकिस्मती के साथ सियासी भर्तियों पे अच्छे लोग सिर्फ इस बात पे हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक साइड लाइन पे चले जाते हैं कि जी ये इसका आदमी है, ये उसका आदमी है, चाहे वो जितना ही ईमानदार शख्स हो, अगर वो मुकम्मल लॉयल नहीं, मुकम्मल वफादार नहीं, अगर वो पैरों को हाथ लगाने पे और वो मतलब हाथ चूमने पे और सजदा करने पे इन सियासी रहनुमाओं के तैयार ना हो तो ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं कर सकते बेचारे। तो वो बदकिस्मती के साथ वो इतना पोलिटिसाइज कर दिया है तमाम अदारों को इन लोगों ने कि उसमें वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है वो खुडेलने लगे होते हैं और आगे बैठ जाते हैं, आके इनकी चाबूक जिनका काम होता है मुखबरियां करना और इधर उधर करवाना। और उन्होंने सिंध पुलिस में देखा है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर भी इसीलिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ है और उसमें जो सहूलत था, देखिए मैं ये बात पहले मैंने की थी, मैं दोबारा इस बात पर कायम हूँ कि रावलपिंडी में जो इज्तिमा था उसके अंदर इन्होंने उसको फाइनेंस किया था, उसको फाइनेंस खुद किया था इनके लोगों ने, हुकूमत के लोगों ने भी, अपोजिशन के लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी के एमपी सारे सब सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने वो मामला इनके साथ तय किया हुआ है जो कलदम जमाते। और ये पंजाब में नहीं, अंदरूनी सिंध में, अभी तो अंदरूनी सिंध के अंदर से कहानियां निकलेंगी तो अंदरूनी सिंध में आपको पता चलेगा कि कलदम जमातों की सरपरस्ती, जिनको इस कलदम कहते हैं पब्लिक में आके, उनकी सरपरस्ती तो बड़े बड़े वहाँ के एमएनएज, एमपीएज, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे सारी, अभी तो ये बहुत सारे मामला सामने आ गए। लेकिन वो चूंकि मामला एक ऐसी जगह चला गया है कि जहां पर डिस्टर्बिंग सिनेरियो खड़ा हो गया और ये अचानक अब देखिए ना क्रिकेट बोर्ड का मसला ये कैसे सामने आए। शहरियार खान को बचाने के लिए वो एक साहब आ गए, उनको बचाने के लिए वो साहब आ गए, वो शायद आफरीदी को कहती है, शायद आफरीदी का पहले इस्तीफा दे रहे हैं, फिर आए नहीं दे रहे, फिर शहरियार खान इस्तीफा दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, वकारी यूनुस जो है वो कह रहे हैं मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उसके नतीजे में खिलाड़ी लड़ पड़े। क्या ऐसे मामला चल सकता है? पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। नवाज शरीफ साहब को और तमाम लोगों को ये देखना चाहिए कि इसके नतीजे में जग हसाई हो रही है, चाहे वो सफारती मामला हो, चाहे वो खेल के मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन के मामला हो। अब लेकिन लोग पूछ रहे हैं ऑपरेशन क्यों नहीं होने दिया जा रहा, तो जवाब ही हो रहा है कि क्योंकि करप्ट लोग पकड़े जाएंगे वहां से। यानी ये कोई जवाब है? यानी ये कोई दुनिया के सामने आप जवाब दे सकते हैं कि जी ऑपरेशन होना है और बड़ा अच्छा होना है जी, ऑपरेशन घर पे, अच्छा क्या रुकावट है उसमें? जी उसमें बस वो करप्शन के लोग ना पकड़े जाएं और बाकी लोग सारे पकड़े जाएं। भाई अगर करप्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी को तो क्यों नहीं पकड़े जाएं? तो ये मेरा ख्याल है कि ये उसके नतीजे में चूंकि वफाकी हुकूमत वो जगह पर आ गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ अहम फैसले करने हैं। दूसरी बात कि ये भी बात डिस्कस हो रही है और ये बात खुद हुकूमत के लोग कर रहे हैं कि किस किस की कुर्बानी मियां साहब दे सकते हैं। और फिर उनके ज़हन में वो आ जाता है 99 और 2000 तक मियां साहब अपने खानदान के साथ बाहर चले गए थे, सब पीछे छोड़ गए थे और सब हाउस अरेस्ट हो गए थे, खुद फरमाइशी तौर पे सब हाउस अरेस्ट हो गए थे, फरमाइशी प्रोग्राम, हमें घरों में अरेस्ट करें, हमें जी अटक जेल में लेके जाइएगा। तो सब घरों में अरेस्ट हो गए थे। बाद में किसने क्या मामला तय किए, मुशर्रफ साहब के साथ वो अलग कहानी है। सब आते जाते रहे, किसी का नाम ईसीएल पे डला, कुछ जता जा रहा है, कुछ जा रहा है, सब ने मामला खामोशी से तय किए। और ये मियां नवाज शरीफ आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, उससे तो 2/3 अक्सरियत थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ने पलट के देखा तो एक मेरा खत्म मुशाहिदुल्लाह खान, ये नियाला हसनिया, ये सिद्दीक फारूक अंदर पड़े थे, बाकी सारे घरों पे अरेस्ट हो गए थे, 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ अपने घरों में अरेस्ट रहे थे, हाउस अरेस्ट, और मजे से करे थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अब जी
سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سول ملٹری تناؤ ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے، دوریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ثانیہ لاہور کے بعد کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، اور اگر اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں تو آپریشن جو پنجاب میں شروع ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا پھر؟ دیکھیں یہ جو ملاقات نہیں ہوئی نا دو بڑوں کی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے بڑا کیئرفلی کہ آخر آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے اسحاق ڈار سے۔ اسحاق ڈار سے کیا ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف کی؟ اسحاق ڈار سے وہ دفاعی بجٹ بنا ہے، بھائی دفاعی بجٹ بنائیں گے وہ، لیکن آرمی چیف کی پھر کیا شہباز شریف صاحب سے، چودھری صاحب سے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں اس سانے کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس سانے کے بعد، لاہور کے سانے کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا، اور دھرنا اس میں شاید میرے خیال سے وہ تو سیاسی ایشو تھا، اس کو سیاسی انداز میں انہوں نے طے کیا، مس ہینڈل کیا، جو بھی کیا، لیکن جو سانے لاہور تھا اس کے بعد ایک میٹنگ ہونی چاہیے تھی، نواز شریف صاحب اس کو چیئر کرتے، تمام اس میں آرمی چیف بھی آتے، اس میں وزیر داخلہ بھی آتے، باقی لوگ بھی آتے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آتے، حساس اداروں کے سربراہ ہوتے، پولیس کے، اور اس میں بیٹھ کے بات کرتے کہ کیا ہوا ہے پنجاب میں، لیکن وہ سانے لاہور کو تو ڈال دیا ایک طرف، پھر یہ ڈائیورجن انہوں نے کروا دی، دنیا سے ٹیلی فون کالنگ کروانے کے لیے انہوں نے لاہور کو آگے رکھا ہوا ہے، وہ جو بیچارے بچے وہاں شہید ہوئے اور جو باقی پاکستانی وہاں شہید ہو گئے لاہور کے اندر، اور انہوں نے سارا کا سارا جو تھا وہ ڈال دیا، ٹیلی فون لائنز اور موبائل سروسز اور انٹرنیٹ اور یہ سارا بند کر دیا اسلام آباد میں، خدا جانے کیا کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد پنجاب آپریشن کے اوپر ہی آ گئے کہ آپریشن ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو سانے لاہور میں سیریس ہی نہیں ہے، وہ سانے لاہور بھی تو ایک ایشو تھا، اس کو کن لوگوں نے کیا، کس نے کلیم کیا، وہ احرار وغیرہ کر کے کون سی آرگنائزیشن تھی، کون تھے پیچھے اس کے، تو اب مسئلہ یہ کہ اس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے، اور ادھر چھوڑ کے ابھی پیچھے پریشان ہیں کہ وہ اگر کرپشن کی طرح چلا گیا آپریشن سندھ کی طرح تو پھر کیا ہوگا۔ اب دیکھیں اس کے اندر ابھی میں مسلم لیگ کی جو وزراء ہیں اور پنجاب حکومت کے لوگ ہیں ان کی بات سن رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے حالات اور سندھ کے حالات مختلف ہیں پنجاب میں، کیسے مختلف ہیں؟ پنجاب میں دہشت گردی نہیں ہو رہی، پنجاب میں بم نہیں پھٹ رہے، پنجاب میں بھتہ نہیں لیا جا رہا، پنجاب میں زمینوں پہ قبضے نہیں ہیں، پنجاب میں منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، پنجاب کے عاصم حسین نہیں ہے، پنجاب میں میٹرو لائن، اورنج لائن، یا آپ کے یوتھ فیسٹیول، آپ کے نندی پاور پنجاب میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے پنجاب؟ بریک کے بعد کراچی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ڈسکس کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے، ایک طرف آپریشن کی کیا صورتحال ہے، ٹینشن بڑھ رہی ہے، آپ بریک لینے سے بات، کراچی میں ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور یہ جو اتحاد سندھ الائنس والا ایک اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ تناؤ مزید بڑھے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا واشنگٹن نہ جانا سول ملٹری تناؤ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل جی، یہاں بھی یہی تاثر ہے، اور کافی جو یہاں پہ موجود لوگ جو جنوبی ایشیا پہ، پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس اطلاعات نہیں ہیں ظاہر اسلام آباد سے، اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ان کے جو روابط ہیں وہ اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ غالباً تناؤ موجود ہے، اور تناؤ ظاہر ہے، سامنے بھی آ رہا ہے۔ اس کو درست کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے اس کو درست کرنے کا؟ اس کو درست کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا، سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم کی تقریر نے ابہام پیدا کیا، اس تقریر میں ان کو آپریشن کی بات کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد یہ پنجاب کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت، اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ون آن ون ملاقات نہ ہونا، اس کو یہاں عجیب سے انداز میں دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد را کے حوالے سے جو بات نہیں کی کسی سویلین لیڈر نے پاکستان کے، وہ یہاں پہ بہت عجب انداز میں دیکھا گیا، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ کہوں کہ یہاں پر تو ایک طرح سے یہ کہا جا رہا تھا، ہمارے انڈین میڈیا کے جو لوگ آئے ہوئے تو کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نہیں آ رہے تھے، ہمارے وزیر اعظم کر کے میاں صاحب کو مخاطب کر رہے تھے، تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ سارا کچھ، حکومت کے وزراء تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے سارا کچھ، وہ تو یہ اس بندے کو سامنے لانے نہیں چاہ رہے تھے، اور اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سامنے لے کر آئی ہے، اور پاکستان کیا جو لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو پکڑا جائے یا کیا کیا جائے، یہ کیا جائے، لیکن میاں صاحب کی حکومت اس کو نہیں چاہ رہی تھی لانا، اور ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ کچھ اور تھی۔ اب یہ بات میں نے پہلے دن بھی کی کہ آج میں دوبارہ اس میں دوست کر رہا ہوں، اور وہ جو تاثر ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جہاں ہونی چاہیے ان فورم سے کیوں نہیں ہو رہی؟ جو ایران کے حوالے سے دیکھیں، ہمارا ایک
جیسے میں نے پہلے کہا وہاں پر کانسولیٹس اگر استعمال ہو رہے ہیں ان کی سوائل پہ، یہ بالکل آپ اس کو مختلف انداز میں لیں کہ ایرانی حکومت کہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کسی اور تیسرے ملک کے کانسولیٹس ہیں اور ان کانسولیٹس میں پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے ایران کے اندر، تو کتنی خوفناک بات ہوگی۔ وہاں پر دیکھیں یہ جو ریگی برادران تھے، آپ کو یاد ہوگا مجاہدین خلق کے، تو وہاں پر جب یہ معاملات ایران کو بڑا کنسرن تھا کہ ان کی سوائل کے اوپر جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں لوگ معاملات کو، تو اس میں پاکستان نے پکڑ کے ان کا ہینڈ اوور کیا، پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ تو اب یہ آپ سوچیں کہ پاکستانی سوائل پہ 3-4 کسی اور ملک کے کانسولیٹس ہوں اور ایران یہ کہے کہ جی ان کانسولیٹس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ایران کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، تو کتنا سیریس ہوگا معاملہ۔ لیکن وہ بات ایران کے لیڈر نہ کر رہے ہیں، یعنی وہاں پر ایران کے روحانی صاحب نہ کر رہے ہیں، ان کے وزراء نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہاں کی فوج کے لوگ بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک عجیب سے تاثر دے گا پوری دنیا میں۔ اور پاکستان میں چونکہ اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن کوئی وزیر، کوئی مشیر، کسی قسم کا میں نے ایک جملہ کہیں سے نہیں سنا کہ جی کسی نے بات کی ہو، کسی نے اس بندے کے کلبھوشن یادیو کے اوپر بات کی ہو۔ اور یہ اب اسی طرح سے انڈین میڈیا جو ڈسکس کر رہا ہے تو وہ بھی پاکستان کی آرمی کو ڈسکس کر رہا ہے، پاکستان کی سویلین قیادت کو بات کر آرمی کو کر رہا ہے اور پاکستان کو کر رہا ہے، آرمی کو کر رہا ہے، پاکستان کو کر رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہے پوری دنیا میں کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر مختلف گروپس ہیں اور کیسے ایکٹیو ہیں، کیا ہوگا۔ انڈین میڈیا تو فری بلوچستان کے کمپین تقریباً چل رہی ہے، اس کے جواب دینے کے لیے پاکستان کی حکومت خاموش ہے اور پاکستان کے لوگ جواب نہیں دے پا رہے، نہ باہر دے پا رہے ہیں، نہ اندر پاکستان کے وہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ کیسے ایک پیج پر آئیں گے، کیسے نہیں آئیں گے؟ لیکن کرکٹ بورڈ کے معاملہ آپ کے سامنے ہے نا، بالکل ایک عجیب معاملہ ہوا کہ آپ دنیا کے سامنے گئے، کرکٹ آپ نے کھیلی اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اوپر بھی لڑائی تھی، نیچے بھی لڑائی تھی، کوچ کی لڑائی چیئرمین کے ساتھ تھی، چیئرمین کی لڑائی کسی اور کے ساتھ تھی، اس کی لڑائی اس کے ساتھ تھی، وہ کھلاڑیوں کی ضرورت، اس طرح چلتا اور کوئی سیریس نہیں لے رہا، کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا اس معاملے کو۔ کسی نے کوئی یعنی میں پہلے سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آپریشن ضرب شدید ضرورت ہے اور پوری کی پوری اس کو اٹھا کے مینجمنٹ کو ایسا بڑھڑپ کر کے اٹھائیں اور کہیں ان کو لے جاؤ، ان کی اثاثے چیک کریں گے دنیا ملک کو بیرون ملک پیسہ کتنا کمایا کرکٹ کے نام پہ۔ اس طرح چل نہیں سکتا معاملہ، اس طرح چل نہیں رہا۔ اور یہ میرا خیال ہے آج یا کل یا پرسوں کسی بھی وقت یہ میاں نواز شریف صاحب کو، آرمی چیف کو، مختلف اداروں کو یہ بات دنیا کے سامنے کلیئر کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھیں جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں آپ کے، آپ کو کلیئر کرنے پڑیں گے ایک پیج کے اوپر آ کے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں تاثر اور خراب ہوگا اور یہ بالکل وہی تاثر بن جائے گا کہ اس وقت جو نارمے کے اندر یا اس کے بعد جو بھی میاں صاحب موجود تھے تو ایک تاثر دنیا میں بنا کہ جی کارگل میں میاں صاحب ہے نہیں ہے، میاں صاحب ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، وہ فون کر رہے ہیں نہیں کر رہے کیا، تو وہ تاثر اس وقت اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو بالکل یعنی اب تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، اب تو بات کر ہی نہیں رہی حکومت کی طرف سے بات ہی نہیں کی جا رہی یہ کلبھوشن یادیو کو، اور اس کو بڑا سیریس، اس کو بہت سیریس دنیا لے رہی ہے۔ انڈیا میں بھی لوگ اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے نواز شریف صاحب اور ہماری حکومت پاکستان کی سویلین حکومت خود بھی نہیں کہہ رہی، وہاں کی ملٹری وہاں کے، اور وہ پھر اس کے بعد پاکستان پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان پکڑا ہو جائے گا، پاکستان کو یہ ہو جائے گا، بلوچستان یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، شروع کرتے ہیں فوج سے، ختم کرتے ہیں ریاست پاکستان پہ، اور حکومت چپ بیٹھی ہے، لیڈرشپ چپ بیٹھی ہے، ساری پارٹیاں چپ بیٹھی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو اپنے سب کو پڑے ہوئی ہے کہ ہمارے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، اچھا ہمارے خلاف گارنٹی دو، اچھا ہمارے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، پھر ہم بات کریں گے پاکستان کے حصول میں۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اس موقع پہ جب چاروں طرف سے ریاست پاکستان حملوں کی زد میں ہے، پاکستان کے سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے گارنٹی دو، ہم گرفتار نہیں ہوں گے کرپشن کے الزامات میں، قبضے کے الزامات، ہمیں گارنٹی دو تو پھر ہم پاکستان کی فیور میں بات کریں گے، پاکستان کی حمایت۔ وہ ملک جو کہ دھرتی ماں ہے ان کی، جہاں یہ پیدا ہوئے، انہوں نے کمایا، لوٹا کھسوٹا، جو بھی کچھ کیا، پیسہ باہر لے کے، آج یہ اس ملک کو کی فیور میں بات کرنے کے لیے گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ پہلے گارنٹی دو کہ ہمیں نہیں پکڑو گے، پھر ہم پاکستان کی فیور میں بات کریں گے، ورنہ ہم چپ رہیں گے یا دوسری سائڈ پہ جا کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وزیر داخلہ نے آج بھی یہ مطالبہ کیا ہے، جو ایک اور را کا ایجنٹ راکیش نامی ایجنٹ پکڑا گیا ہے، ایران سے مطالبہ کیا ہے اس کی حوالگی کا، تو یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران تعاون کرے گا اس حوالے سے؟
کرنا چاہیے جی ईरान के लिए. خود دیکھیں نا ایران, یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ان کی اپنی سرزمین پہ اگر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ تو اچھا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک بات اس سے پہلے کہ آگے چلوں, یقیناً پیمرا کے آفیسرز نوٹس لے رہے ہوں گے اس بات کو, اور ان کو نوٹس لینا چاہیے, لیکن اے آر وائی کئی علاقوں سے, لاہور کے اور پنجاب کے کئی علاقوں سے وہ غائب ہو رہا ہے کیبل سے, کیبل سروس سے. یقیناً پیمرا کے لوگ اس کے اوپر ٹھوکر کا علاقہ, ریونڈ کا علاقہ, گرین ٹاؤن, ٹاؤن شپ, اسلام پورا, لوور مال, کئی دوسرے علاقوں سے غائب ہو رہا ہے. اے آر وائی کو ہٹایا جا رہا ہے. اے آر وائی کی ٹرانسمیشن کو تو ذرا پیمرا فوری طور پہ دیکھے کہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں بند کروا رہے ہیں وہاں پہ, اور کس کے احکامات پہ بند ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ اب آ گیا بالکل آپریشن ضرب عزم پہ. اس کو آپ ذرا اس کنٹیکسٹ میں لیں کہ آپریشن ضرب عزم کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے, اور وہ جو مرحلہ ہے وہ مشکل ہوگا. کیسے مشکل ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ ایک بیان آیا تھا کہ مشکل ہوگا. کیسے مشکل ہوگا؟ کیا نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی نئی وہ فیکٹری بن گئی ہیں پٹاخے چلانے کی؟ نہیں. اسی لیے مشکل ہوگا کہ اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی وہ رکاوٹیں ایسی ہیں جو آپ کے ایوانوں میں بیٹھی ہیں یا ایوانوں سے باہر ہیں, اور وہ اگر سائٹ پہ ہٹیں تو پھر آپریشن ضرب. اور یہ میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنی تطہیر خود کر لیں, وہ خود تطہیر کریں, اپنے اندر سے کرپٹ عناصر کو نکالیں. دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ اگلا الیکشن آپ جب بھی ہونا ہے, 18 میں ہونا ہے, 50 میں ہونا ہے, 2000 جب بھی ہوگا, اگلے الیکشن سے پہلے احتساب ضروری ہے. احتساب ضروری ہے. اگلے الیکشن سے پہلے مردم شماری ضروری ہے. اب مردم شماری نہیں ہوگی, آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. 18 کروڑ لوگ ہیں یا 20 کروڑ لوگ ہیں یا 22 کروڑ لوگ ہیں, آپ کیسے, اور اس کے بعد پھر حد بندیاں ضروری ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ. 3-4 چیزیں نہیں ہوں گی, اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ بات حکومت کو سمجھنی چاہیے. آپ کیسے پاور پلانٹ لائیں گے, کیسے دنیا سے بات کریں گے, کیسے آپ فوڈ سیکورٹی کریں گے, پانی کی بات کریں گے؟ آپ کو لوگ ہی نہیں پتا آپ کے ملک میں کتنے, کیسے بات کیسے کریں گے آپ؟ کامنٹ کر دیجئے کراچی کی صورتحال پہ. کراچی میں ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال گروپ آمنے سامنے ہیں, سخت جملوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. آپ اس معاملے کو, اس صورتحال کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیولپنگ اسٹوری ہے, یہ ڈیولپنگ اسٹوری آگے چلے گی ابھی. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ بھی یاد کر دیا کہ فاروق ستار, ہمیں ڈاکٹر فاروق ستار اندر کی خبر دیتے ہیں, ہمارے مخبر ہیں. مجھے نہیں فاروق ستار صاحب کیا کوئی جواب دیتے ہیں, لیکن یہ بھی ٹک 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 آگے چلے گی چند دنوں, یہ اور چلے گی. اس کو تلخ نہیں ہونا چاہیے, یہ تلخی کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں یہ کہیں خون خرابے کی طرف گئے یا انہوں نے لا اینڈ آرڈر شہر کا خراب کرنے کی کوشش کی, وہاں سب زبردست ہو جائیں گے. دونوں سائڈیں یا تینوں سائڈیں, 5 سائڈیں جتنی بھی ہیں, یہ شہر کا لا اینڈ آرڈر خراب نہ کریں. باقی ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسوں میں ادھر ادھر انہوں نے جو کرنا ہے کریں. اور سندھ حکومت, سندھ کے اندر یہ دیکھیں عزیر بلوچ کا معاملہ, عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی, عزیر بلوچ کی انکشافات, نثار مورئی کے انکشافات, 2-3 روز رہ گئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی 4 اپریل کو, اس میں وہ تو رک گیا. سندھ حکومت کے فنڈ تو رک گئے, وہ تو نہیں جا رہے. سوال یہ کہ سندھ حکومت کے فنڈز نہیں جا رہے تو اب کون دے گا, اور پہلے کس نے فنڈ کیا؟ یہ تو اس سال میڈیا میں خبر آ گئی. پچھلے سال تو یہ آپریشن نہیں شروع ہوا تھا سندھ میں, تو ذرائع ابلاغ میں بھی سب کے ایسے منہ بند تھے. تو پچھلے سال کہاں سے فنڈ آئے, اس سے پچھلے سال کہاں سے آئے, یہ تو آپ ذرا نکالیں نا پچھلے سالوں کا, تو آپ کروڑوں روپیہ تو وہاں سے نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوں نے کیا ہے کہ نیب کے اندر کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا, نہ کوئی سیاسی شخص مداخلت کرے گی, نہ کوئی ادارہ مداخلت کرے گا. یہ 2 بڑوں کی ملاقات جو ہوئی تھی دورہ سعودی عرب سے پہلے, اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا. اس کے بعد سے نیب کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا تمام وزراء چپ ہو گئے, سب چپ ہو گئے, نیب کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی. لیکن نیب کیا کر رہی ہے, نیب کو یہ جواب دینا ہوگا عدالت کے سامنے آ کے. اور میرا اپنا خیال ہے, جہاں میں نے پوچھا نیب کے آفیسر, انہوں نے کہا جی 1 دن شاید اوپر نیچے ہو رہا ہے مسئلہ, لیکن ہم اس کو رپورٹ کو پیش کر دیں گے. لیکن 31 تاریخ تک کیوں نہیں پیش کیا انہوں نے, یہ بہرحال سپریم کورٹ میں وہ جواب جمع کرائیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ اتھل پتھل ہونی ہے, دیکھیں پنجاب میں تو داخل ہونا ہے, آپریشن داخل ہو چکا ہے, بل ہونا کیا ہے, داخل ہو چکا ہے.
اب पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है, वहाँ पे वो जनूबी इलाकों से कलदम जमाते हैं, ये वो सारा, और ऐसे सिंध में भी शुरू में ऐसे ही हुआ था, आपको याद है ना, सिंध में भी कलदम जमातों का शुरू हुआ था। फिर जब लियारी में स्टार्ट हुआ ऑपरेशन तो उधर एमक्यू बड़ी खुश थी, फिर एमक्यू के खिलाफ शुरू हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी बड़ी खुश थी, फिर दोनों के खिलाफ होना शुरू हो गया तो दोनों साथ मिल गए। फिर वो इधर से मियाँ साहब की तरफ से बात हुई कि जी वफाकी हुकूमत बड़ी खुश है। उसके बाद अब जब पंजाब में आ गया मसला तो ये सारा जबरदस्त ऐसे ऐसे स्टिल हो गया सारा मसला। और पंजाब में यानी बड़ी मुझे खुशी हुई कि वहाँ पे जो आईजी पंजाब है उन्होंने माजरत की कि जी उनको बड़ा दुख है और एक नाकामी को उन्होंने इतराफ किया सामने लाहौर में। लेकिन बात यह है कि उनको उनकी पुलिस को ये पोलिटिसाइज पुलिस है पाकिस्तान की तमाम, जिनमें पंजाब पुलिस की तमाम पोलिटिसाइज पुलिस है। सिंध में हमने हाल देख लिया ना क्या हुआ। तो ये पोलिटिसाइज पुलिस है, पोलिटिसाइज अदारे हैं और इसीलिए इन ऑपरेशन से दूर रखा गया है पुलिस को। उसमें ये नहीं कि पुलिस के काबिल ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो ऑफिसर्स बदकिस्मती के साथ सियासी भर्तियों पे अच्छे लोग सिर्फ इस बात पे हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक साइड लाइन पे चले जाते हैं कि जी ये इसका आदमी है, ये उसका आदमी है, चाहे वो जितना ही ईमानदार शख्स हो, अगर वो मुकम्मल लॉयल नहीं, मुकम्मल वफादार नहीं, अगर वो पैरों को हाथ लगाने पे और वो मतलब हाथ चूमने पे और सजदा करने पे इन सियासी रहनुमाओं के तैयार ना हो तो ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं कर सकते बेचारे। तो वो बदकिस्मती के साथ वो इतना पोलिटिसाइज कर दिया है तमाम अदारों को इन लोगों ने कि उसमें वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है वो खुडेलने लगे होते हैं और आगे बैठ जाते हैं, आके इनकी चाबूक जिनका काम होता है मुखबरियां करना और इधर उधर करवाना। और उन्होंने सिंध पुलिस ने देखा है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर भी इसीलिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ है और उसमें जो सहूलत था, देखिए मैं ये बात पहले मैंने की थी, मैं दोबारा इस बात पर कायम हूँ कि रावलपिंडी में जो इज्तिमा था उसके अंदर इन्होंने उसको फाइनेंस किया था, उसको फाइनेंस खुद किया था इनके लोगों ने, हुकूमत के लोगों ने भी, अपोजिशन के लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी के एमएनए सारे सब सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने वो मामला इनके साथ तय किया हुआ है जो कलदम जमाते। और ये पंजाब में नहीं, अंदरून सिंध में, अभी तो अंदरून सिंध के अंदर से कहानियां निकलेंगी तो अंदरून सिंध में आपको पता चलेगा कि कलदम जमातों की सरपरस्ती, जिनको इस कलदम कहते हैं पब्लिक में आके, उनकी सरपरस्ती तो बड़े बड़े वहाँ के एमएनएज, एमपीएज, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे सारी, अभी तो ये बहुत सारे मामला सामने आ गए। लेकिन वो चूंकि मामला एक ऐसी जगह चला गया है कि जहां पर डिस्टर्बिंग सिनेरियो खड़ा हो गया और ये अचानक, अब देखिए ना क्रिकेट बोर्ड का मसला ये कैसे सामने आए। शहरियार खान को बचाने के लिए वो एक साहब आ गए, उनको बचाने के लिए वो साहब आ गए, वो शायद आफरीदी को कह दिए, शायद आफरीदी का पहले इस्तीफा दे रहे हैं, फिर आया नहीं दे रहे, फिर शहरियार खान इस्तीफा दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, वकार यूनुस जो है वो कह रहे हैं मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उसके नतीजे में खिलाड़ी लड़ पड़े। क्या ऐसे मामला चल सकता है? पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। नवाज शरीफ साहब को और तमाम लोगों को ये देखना चाहिए कि इसके नतीजे में जग हसाई हो रही है, चाहे वो सफारती मामला हो, चाहे वो खेल के मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन के मामला हो। अब लेकिन लोग सोचते हैं ऑपरेशन क्यों नहीं होने दिया जा रहा, तो जवाब ही हो रहा है कि जी वो क्योंकि करप्ट लोग पकड़े जाएंगे वहां से। यानी ये कोई जवाब है? यानी ये कोई दुनिया के सामने आप जवाब दे सकते हैं कि जी ऑपरेशन होना है और बड़ा अच्छा होना है जी, ऑपरेशन घर पे अच्छा क्या रुकावट है उसमें? जी उसमें बस वो करप्शन के लोग ना पकड़े जाएं और बाकी लोग सारे पकड़े जाएं। भाई अगर करप्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी को तो क्यों नहीं पकड़े जाएं? तो ये मेरा ख्याल है कि ये उसके नतीजे में चूंकि वफाकी हुकूमत वो जगह पर आ गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ अहम फैसले करने हैं। दूसरी बात कि मियां ये भी बात डिस्कस हो रही है और ये बात खुद हुकूमत के लोग कर रहे हैं कि किस किस की कुर्बानी मियां साहब दे सकते हैं। और फिर उनके ज़हन में वो आ जाता है सन 99 और 2000 तक मियां साहब अपने खानदान के साथ बाहर चले गए थे, सब पीछे छोड़ गए थे और सब हाउस अरेस्ट हो गए थे, खुद फरमाइशी तौर पे सब हाउस अरेस्ट हो गए थे, फरमाइशी प्रोग्राम, हमें घरों में अरेस्ट करें, हमें जी अटक जेल में लेके जाइएगा। तो सब घरों में अरेस्ट हो गए थे। बाद में किसने क्या मामला तय किए मुशर्रफ साहब के साथ वो अलग कहानी है। सब आते जाते रहे, किसी का नाम ईसीएल पे डला, कोई जद्दा जा रहा है, कोई जा रहा है, सबने मामला खामोशी से तय किए। और ये मियां नवाज शरीफ आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, उससे तो 2/3 अक्सरियत थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ने पलट के देखा तो एक मेरा मतलब मुशाहिदुल्लाह खान, ये नियाला हसनिया, ये सिद्दीक फारूक अंदर पड़े थे, बाकी सारे घरों पे अरेस्ट हो गए थे, 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ अपने अपने घरों में अरेस्ट रहे थे, हाउस अरेस्ट, और मजे से गए थे। मजे के साथ। जी सवाल ये है कि क्या ये जो सिविल मिलिट्री तनाव है ये इतना बढ़ गया है, दूरियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आर्मी चीफ और वजीर आजम की सानिया लाहौर के बाद कोई मुलाकात भी नहीं हुई है, और अगर इतने इख्तलाफात बढ़ गए हैं तो ऑपरेशन जो पंजाब में शुरू है इस पे क्या असर पड़ेगा? फिर देखें, ये जो मुलाकात नहीं हुई ना दो बड़ों की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको देखा जा रहा है बड़ा केयरफुली कि आखिर आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही है इसहाक डार से। इसहाक डार से क्या मुलाकात होती है आर्मी चीफ? इसहाक डार से वो दफाई बजट बनाना है, भाई दफाई बजट बनाएंगे वो,
लेकिन आर्मी चीफ की फिर क्या शहबाज शरीफ साहब से, चौधरी साहब से, मुझे नहीं पता कि हुई या नहीं हुई, लेकिन वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई। देखिए इस साने के बाद क्या होना चाहिए, इस साने के बाद, लाहौर के साने के बाद ये होना चाहिए था। और धरना इसमें शायद मेरे ख्याल से वो तो सियासी इशू था, उसको सियासी अंदाज में उन्होंने तय किया, मिस हैंडल किया, जो भी किया। लेकिन जो साने लाहौर था उसके बाद एक मीटिंग होनी चाहिए थी, नवाज शरीफ साहब को चेयर करते, तमाम उसमें आर्मी चीफ भी आते, उसमें वजीर दाखिला भी आते, बाकी लोग भी आते, और वजीर आला पंजाब भी आते, हजारों की सरगर्म होते, पुलिस के, और उसमें बैठ के बात का जमाना है। रिपोर्ट आके कारी यूनिवर्सिटी, शायद आफरीदी को कह दिया, शायद आफरीदी जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे, वो खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, वो सांझे के हंगे चौराहे पे फूट रही है, जाकर दुनिया भर में तमाशा बन गया। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। यादेव जो है क्रिकेट बोर्ड में भी तलाश किया जाए और उनको भी ढूंढा जाए तो बहुत सारे मामला हल जाए। ब्रेक लें, डॉक्टर साहब एक ब्रेक मजीद बात कर लेंगे। जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि कुछ जराए से ये खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ से आज वजीर दाखिला की मुलाकात हुई है, वजीर दाखिला ने ईरानी सफीर से भी मुलाकात की है, तो क्या मामला चल रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आपने बात की कि वाशिंगटन में भी ये बात ज़ेर बहस है कि यहाँ सिविल मिलिट्री तनाव चल रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि वजीर आजम को क्या मामलात करने चाहिए? देखिए पहले तो ये तासुर यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है पाकिस्तान से उसको खत्म करें। लेकिन होता ये है कि बात मीडिया में आनी शुरू होती है और मीडिया में आने के बाद फिर हुकूमत के लोग आकर उसकी तरदीद करते हैं, लेकिन वो तरदीद मजीद उसके बाद कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सारी तरदीदें कर चली जाती है। मैं आपको मिसाल के तौर पे जैसे साने लाहौर हुआ या रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ या पंजाब के ऑपरेशन हुआ, अभी तक आप देखें कि कोई एक पॉलिसी वाज़ेह होकर सामने नहीं आ रही कि हुकूमत क्या चाह रही है। मियां नवाज शरीफ साहब को या जो उन्होंने उस दिन तकरीर की, कौन सा खिताब किया, वो यहाँ पे पूरी दुनिया में वजीर आजम का खिताब बहुत गौर से देखा गया, एनालाइज किया गया, एक एक लफ्ज को, उसमें कहीं ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, जबकि इससे पहले ऑपरेशन शुरू हो चुका था पंजाब के अंदर। और ये जब बात DJI SPR ने की तो उन्होंने खास तौर पे बात की कि रेंजर्स 7 हज़ारे और फौज मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऑपरेशन नहीं होगा। इतलात आ रही है कि वहाँ पर उसी तरह से ऑपरेशन होगा जैसे ऑपरेशन पंजाब में होगा, और वहाँ पर भी अब शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि अब हुकूमत पंजाब से आज जो इतलात है कम से कम यहाँ पे, वो ये है कि हुकूमत पंजाब अब खुद गुजारिश करेगी, उनको समझा दिया गया है कि नहीं जी आप इस ऑपरेशन को रोक नहीं सकते क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इसने मंतकी अंजाम तक जाना है, तो बेहतर ये है कि आप उसको ओन करें। आप तो उसी तरह से जैसे एक हुकूमत सिंध बैठी है और उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके लोग ECL पे डल गए, कुछ मुल्क छोड़ के भाग गए, कोई जमानतें करवा ली, कोई मिठाना हॉस्टल में पहुंचे हुए हैं, कोई गैंग वॉर से सहूलतकार पकड़े गए हैं, कुछ और नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल पंजाब में होगी। अब इसको या तो एक्सेप्ट कर लें और या इसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो उसके नतीजे में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब गालिबन 3 दिन बाद ये किसी बैक डेट के ऊपर रिक्वेस्ट करेगी पंजाब हुकूमत, और कोई रिश्ता नहीं है। अगर देखें, अगर आप कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन को नहीं ऑन करेंगे तो ऑपरेशन तो चल रहा है अपनी जगह। चौधरी निसार साहब ये बहुत क्लियरली जो बात की 2-3 दफा, उन्होंने बहुत सारे मामला को धरने समेत उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत जाने और पंजाब हुकूमत से सवाल किए जाएं, उनका सिक्योरिटी फेलियर था या उनका नहीं था, या वो खुद अपने क्लैरिफाई करें उन्होंने कैसे इजाजत दी, पिंडी में क्या मुआहिदा था, क्या चौधरी साहब ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। इसी तरह से उन्होंने ऑपरेशन के ऊपर बात ही नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की। अब बात यह है कि उस दिन जो आसिफ बाजवा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परवेज रशीद साहब के साथ, आप गौर करें तो उसमें बॉडी लैंग्वेज, मैंने पहले भी बात की थी कि उसमें दोनों शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज देखें। एक शख्सियत मुस्तकिल बात कर रही है भारत के एजेंट के हवाले से, दूसरी शख्सियत जो है वो अपनी जान छुड़ाने चाह रही है और वो चाह रही है कि इधर उधर का सवाल हो जाए और गुस्से में। तो मतलब बात यह है कि दो अलग अलग शख्सियत बैठी हैं, अलग अलग माइंडसेट के साथ बैठी हैं, और एक शख्स कोई और बात कर रहा है, दूसरी शख्सियत कोई और बात कर रही है, दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, पूरी दुनिया ने देखा। और अब ये ऑपरेशन के हवाले से, बाकी मामला के हवाले से ये और इसमें ये मामला ईरान के साथ हमारे बड़े हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये आज चौधरी निसार साहब ने उनके सफीर के साथ मसला उठाया। क्या ये मसला इस लेवल पे उठाने का था? इससे पहले ये बात की गई कि ये मसला उठाया गया है ईरानी सदर के सामने,
ईरानी सदर के सामने उठाया गया या नहीं उठाया गया? ईरानी सदर ने उसकी तस्दीक कर दी कि जी पता नहीं उठाया गया नहीं उठाया गया। हमारी तरफ से कहा गया कि उठाया गया उनके सामने मसला। उसके बाद आज उस लेवल पे जब उठा दिया गया तो फिर आज चौधरी निसार और सफीर के लेवल पे कैसे उठाया गया मसले को? ये तो बहुत ही छोटा लेवल है। तो देखें, जब ये बड़े सेंसिटिव मामला हैं, आने वाले दिनों में कि बांग्लादेश के हवाले से भी स्टोरीज आने वाली हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वहाँ पे डबल टॉक कर रहे हैं हसीना वाजिद के साथ और वहाँ उनके कुछ कारोबारी मफादात हैं और बांग्लादेश की ये बातें चल रही हैं। अब बात ये है कि ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर एक पेज पे आप नहीं है और ये बात दुनिया भर में नोट की जा रही है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सब ने हमदर्दी का टेलीफोन किया और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई लाहौर के अंदर। वो दहशतगर्दी, उस दहशतगर्दी का ये पंजाब के धरने से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो धरना पंजाब से निकल के इस्लामाबाद आ गया, ये धरना एक और था, इज्तिमा एक और था। वो ब्लास्ट कहाँ गया, ये कहाँ गया, इसके पीछे जो माशी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंध में चल रहा, सिंध का ऑपरेशन तो देखें अपनी जगह बिल्कुल उसी स्पीड से चल रहा है क्योंकि हालात खराब नहीं हो रहे। यानी वो अगर तेज नहीं हो रहा तो एक जगह रुका जरूर हुआ है और उसको कंट्रोल किया हुआ है पूरे कराची और पूरे सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, तो वो अपनी जगह है। और किसी भी वक्त निजाम हो रही JIT आनी शुरू हो जाएंगी, बयान सामने, वो तो अपनी जगह चल रहा है मसला। असल बात यह है कि वजीर आजम साहब जो वाशिंगटन नहीं तशरीफ लाए, यहाँ पे तासुर ये किया है कि वजीर आजम साहब ऑल्दो के मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई कि साने लाहौर की वजह से किया है। उस साने लाहौर से क्या ताल्लुक है वजीर आजम का न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में? वो मतलब देखे ना, ये कोई लॉजिक नहीं बन रही। और उसके बाद से मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुख्तलिफ वज़राए उनकी तरफ से जो बातें की गई मीडिया में आके, उसके नतीजे में मजीद उभाम पैदा हुआ। मेरा ख्याल ये है कि एक और फिर आज नैब की तरफ से जैसे मैंने कहा कि मेगा करप्शन केसेस, उससे पहले नैब जब बात कर रही थी तो आपको याद है कि किस तरह से नैब को शटअप कॉल दी गई थी हुक्मरानों की तरफ से, खुला बात की गई थी नैब अपने हदों से तजावुज कर रही है। उसके बाद फिर मैंने इस प्रोग्राम में बात की थी कि एक मुलाकात ऐसी हुई है बड़ी शख्सियात के दरमियान जिसमें कहा होपफुली चले जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जो मामला है, आज चौधरी निसार साहब की मुलाकात की भी खबर है, आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की खबरें हैं, मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ जराए कोट कर रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं। साथ जार साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, वो बजट के हवाले से हुई होगी। लेकिन ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आर्मी चीफ को तालिबान या इनको सब आपस में बैठ के ये बात भी डिस्कस करनी चाहिए कि जो मुल्की कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं और यहाँ पे गलत किस्म की बात, यहाँ IMF के सामने गलत प्रोजेक्शंस हैं, उसमें जो चाइना से इन्होंने कर्ज लिया है उसको ये बता नहीं रहे। ये $90 अरब का कर्जा हो जाएगा 4 सालों में, ये कौन अदा करेगा पाकिस्तान का कर्जा? ये अजीब, इसमें बिल्कुल ये नहीं बता रहे कि मैंने यहाँ पे पूछा तो ये कह रहे हैं हमें तो ये फिक्र नहीं है, उसमें पता नहीं चाइना के कर्ज हैं कि नहीं, जो वर्ल्ड बैंक को IMF को कर्ज दे रहे हैं, तो उसमें ना वो बता रहे हैं ना पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं और उसके नतीजे में ये $90 अरब का कर्जा हो जाएगा पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा अगले 4 सालों में। और उसके नतीजे में फिर क्या होगा? क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इसहाक डार साहब ने आज एक फिर नोटिस भेज दिया दोबारा $1 अरब का ARY की मैनेजमेंट को, और मुझे, लेकिन वो नोटिस भेजने से क्या होगा? मतलब है कि आप नोटिस $1 अरब कहाँ से देंगे भाई? आप मतलब है कि मुल्क का मसला है, मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है। और अभी कुछ देर पहले, आप ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है कराची में। जहांगीर सिद्दीकी साहब जो हैं उनके एक फ्रंट मैन इमरान शेख को पकड़ा है कराची से हसास अदारों ने। और इमरान शेख की गिरफ्तारी जो है ये इसके बाद ये आला अहदेदारान का नाम आएगा, इसमें पुलिस का नाम आएगा, इसमें ब्यूरोक्रेसी का नाम आएगा, इसमें दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के आला ऑफिसर्स का नाम आएगा। तो ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब खुद हुकूमत पंजाब अभी खत लिखेगी, खुद हुकूमत पंजाब के हमें रेंजर्स के ऑपरेशन, हमें चाहिए रेंजर्स का ऑपरेशन। यानी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, 7 अदारे और फौज और रेंजर्स ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन अब जिसे कहना चाहिए ना कि वो अब मांगेंगे इनसे कि हमें आप इजाजत दें, फॉर्मली इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो करने जा रहे हैं तालिबान। आज जो मुलाकातें उसके नतीजे में, और फिर वही होगा, ये कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ हो, वो भी कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ होगा, लेकिन जब दहशतगर्दों का और उनके सहूलतकारों का नाम निकलेगा तो उसमें तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वही मामला जो सिंध में था, जो मैं कल भी बात की थी, वो अब पंजाब में शुरू हुआ चाहता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, नैब ने अभी तक 150 मेगा करप्शन केसेस की रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उस हवाले से क्या कहेंगे आप?
तो क्या 31 तारीख को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप 31 तारीख तक जमा करवा दें रिपोर्ट, और ये नैब ने खुद कहा था कि मेगा करप्शन केसेस जिसमें वजीर आजम, उनके भाई, साबिक वज़ीर आजम, मुल्क की अहम शख्सियात, ये सारे लोग उसमें, ब्यूरोक्रेट्स बहुत बड़ी तादाद में, उसमें बिजनेस ग्रुप्स, उसमें बहुत घपले किए, और मेगा करप्शन केसेस, मेगा, ये आम करप्शन केसेस नहीं है, ये मेगा करप्शन केसेस है। तो आज में जो डीजी नैब ने एक बयान दिया है, वहाँ पे कमर चौधरी साहब ने रीसेंट नैब के सदर है, उन्होंने कहा है कि जी $133 मिलियन, 133 मिलियन डॉलर हर साल करप्शन में जा रहे हैं। तो अच्छा जी, तो अब बात यह है कि एक तरफ तो नैब ही कह रही, दूसरी तरफ नैब ने जमा नहीं करवाई वो रिपोर्ट जो आज की तारीख से जमा करवानी थी। मेरा ख्याल में कमर जमा चौधरी साहब, मेजर रिटायर्ड कमर जमा चौधरी साहब तौहीन अदालत के मुतकिब सुनेंगे। मैं नहीं जानता कि इस केस की समाअत अब कब होनी है, इस केस की समाअत अगले हफ्ते होगी या कब होगी, सुप्रीम कोर्ट कब इसकी समाअत करेगा, लेकिन जब भी समाअत करेगा या तो उससे पहले ये रिपोर्ट जमा करवा देंगे और अदालत में जाके माफी तलाफी कर लेंगे नैब के लोग कि जिनसे गलती हो गई, माफी होगी, वरना फिर ये तौहीन अदालत बनती है, क्योंकि अदालत ने कहा था कि पेशरफ से हमें आगाह करें कि आपने इन मेगा करप्शन केसेस में अब तक क्या किया, वो रिपोर्ट ये जमा नहीं करवा सके। इन्होंने ये कहेंगे जाके कि जी वो हमारे कुछ ऑफिसर्स थे, ये थे, फलां था, ताउन नहीं किया, यानी कि जो भी होगा बहरहाल अब सबकी नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते यानी कमिंग वीक में जब भी इस केस की समाअत करेगी, तो मेरे ख्याल से नैब या तो उससे पहले रिपोर्ट जमा करवा के माफी मांगेंगे अदालत में जाके, या फिर ये कि इन पे तौहीन अदालत हो जाएगी। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अगली समाअत कब सेट करती है सुप्रीम कोर्ट। पूरी कौम की नजरें हैं ये मेगा करप्शन केसेस और नैब के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये माफी मांग कर आए थे कि हमसे गलती हो गई, हमें आप 3 महीने और दे दें। 3 महीने और दिए गए थे, उसके बाद इन्होंने ये फिर अदालत के हुक्म की खिलाफत की। ठीक है, तो लेकिन मेरे डॉक्टर साहब तौहीन अदालत से ये बचेंगे, माफी मांगेंगे, देखते हैं क्या होता है अगली समाअत में क्या होता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आखिर इतनी खामोशी की वजह क्या है? कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई अभी कुछ बयान सामने नहीं आया, कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो समाअत हो रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट में तो समाअत हुई थी, उस समाअत में इन्होंने जाके कहा था कि हमें 31 तारीख तक की मोहलत दे दें, और उसके बाद समाअत खत्म हो गई थी। अब जो अगली समाअत होगी उसमें इनको जाके नैब को या तो ये हाथ पैर जोड़ेंगे या उससे पहले रिपोर्ट जमा करवा देंगे, या ये कहेंगे कि जी फलाना आदमी हमसे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, उसके नाम इनको बताने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें कोई, सुप्रीम कोर्ट की तो जब भी अगली समाअत होगी, और होपफुली वो जल्दी इस केस को जल्दी रखेंगे, रखना चाहिए उनको, इस केस की समाअत अगले हफ्ते रख लेंगे जब भी, तो उसमें फिर इनके साथ क्या होता है, नैब वालों के साथ इन्होंने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई आज 31 तारीख तक, तो ये रिपोर्ट अगर नहीं जमा करवाई तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनके साथ क्या करती है वो अब देखना है, और ये भी बताना पड़ेगा नैब को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कि इन्होंने रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करवाई, और क्या फिर अदालत जाने और नैब जाने, और कौन देख रही है सारा तमाशा कि ये अदारा जो है नैब का, ये किस तरह से धज्जियां खेल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इनके साथ, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में। अब ब्रेक लें तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये गुलभूषण यादव एक तो दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं ना, इसके साथ भी बहुत सारी शख्सियत, एक क्रिकेट बोर्ड में भी बैठी है, गुलभूषण यादव क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, और मेरे ख्याल से उनके ऊपर भी शहरियार खान को मनाया उन्होंने कि क्या हुआ पंजाब में, लेकिन उस साने लाहौर को तो डाल दिया एक तरफ, फिर ये डाइवर्जन इन्होंने करवा दी, दुनिया से टेलीफोन कॉलिंग करवाने के लिए उन्होंने लाहौर को आगे रखा हुआ है, वो जो बेचारे बच्चे वहाँ शहीद हुए और जो बाकी पाकिस्तानी वहाँ शहीद हो गए लाहौर के अंदर, और इन्होंने सारा का सारा जो था वो डाल दिया, टेलीफोन लाइंस और मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट और ये सारा बंद कर दिया इस्लामाबाद में, खुदा जाने क्या किया इन्होंने, और फिर उसके बाद पंजाब ऑपरेशन के ऊपर ही आ गए कि ऑपरेशन होगा नहीं होगा। सवाल ये है कि अगर आप लोग साने लाहौर में सीरियस ही नहीं है, वो साने लाहौर भी तो एक इशू था, उसको किन लोगों ने किया, किसने क्लेम किया, वो एहरार वगैरह करके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन थे पीछे उसके, तो अब मसला ये कि उसको छोड़ के इधर आ गए, और इधर छोड़ के अभी पीछे परेशान है कि वो अगर करप्शन की तरह चला गया ऑपरेशन सिंध की तरह, तो फिर क्या होगा। अब देखिए इसके अंदर अभी मैं मुस्लिम लीग की जो वुज़रा हैं और पंजाब हुकूमत के लोगों की बात सुन, वो कह रहे थे कि कराची के हालात और सिंध के हालात मुख्तलिफ है पंजाब कैसे मुख्तलिफ हैं। पंजाब में दहशत गर्दी नहीं हो रही, पंजाब में बम नहीं फट रहे, पंजाब में भत्ता नहीं लिया जा रहा, पंजाब में जमीनों पे कब्जे नहीं है, पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही,
पंजाब के आसिम हुसैन नहीं है। पंजाब में मेट्रो लाइन, ऑरेंज लाइन, ये आपके यूथ फेस्टिवल, आपके नंदी पावर पंजाब में नहीं है। क्यों नहीं है भाई पंजाब? ब्रेक के बाद कराची के हवाले से डिस्कस करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कि कराची में क्या सूरत हाल है, एक तरफ ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है। टेंशन बढ़ रही है, आप ब्रेक लेने उसके बाद कराची में टेंशन बढ़ रही है, और ये जो इत्तेहाद सिंध अलायंस वाला एक अपना जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद ये तनाव मजीद बढ़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम का वाशिंगटन ना जाना सिविल मिलिट्री तनाव के तनाजुर में देखा जा रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ भी यही तासुर है, और काफी जो यहाँ पे मौजूद लोग जो जनूबी एशिया पे, पाकिस्तान पे नजर रखते हैं, वो यही समझ रहे हैं, और उनके पास इतलात नहीं है ज़ाहिर इस्लामाबाद से, और वो पाकिस्तान के साथ अपने उनके जो रवाबित है वो इसको इसी तरह देख रहे हैं कि गालिबन तनाव मौजूद है, और तनाव जाहिर है सामने भी आ रहा है। उसको दुरुस्त करने का ये तरीका है, ये क्या तरीका है उसको दुरुस्त करने का? उसको दुरुस्त करने का तरीका जो मैंने आपसे पहले कहा, तो सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आज़म की तकरीर ने उभाम पैदा किया, उस तकरीर में उनको ऑपरेशन की बात करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद ये पंजाब के अंदर जो मामलात हो रहे हैं इस वक्त, और जो मुलाकातें हो रही हैं, और वन ऑन वन मुलाकात ना होना, उसको यहाँ अजीब से अंदाज में देखा गया। फिर उसके बाद रॉ के हवाले से जो बात नहीं की किसी सिविलियन लीडर ने पाकिस्तान के, वो यहाँ पे बहुत अजब अंदाज में देखा गया। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, और मैं दोबारा कहूँ कि यहाँ पर तो एक तरह से ये कहा जा रहा था, हमारे इंडियन मीडिया के जो लोग आए हुए थे वो कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म नहीं आ रहे थे, हमारे वज़ीर आज़म करके मियाँ सबको मुखातिब कर रहे थे। तो वो उसको इस तरह से देख रहे हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ तो नहीं करना चाह रहे थे सारा कुछ, हुकूमत के वज़रा तो नहीं करना चाह रहे थे सारा कुछ, वो तो ये इस बंदे के सामने लाने नहीं चाह रहे थे, और इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सामने लेकर आई है, और पाकिस्तान क्या ये जो लोग हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं कि इस बंदे को पकड़ा जाए या क्या किया जाए, ये किया जाए। लेकिन मियाँ साहब की हुकूमत इसको नहीं चाह रही थी लाना, और हमारे साथ उसकी कमिटमेंट कुछ और थी। अब ये बात मैंने पहले दिन भी की थी, आज मैं दोबारा इसको दोस्त कर रहा हूँ, और वो जो तासुर है वो रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये जो मुलाकातें क्यों हो रही हैं, ये क्यों मुलाकातें हो रही हैं, और जहाँ होनी चाहिए उन फोरम से क्यों नहीं हो रही? जो ईरान के हवाले से देखिए, हमारा एक, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पर कॉन्सुलेट्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी सॉइल पे, ये बिल्कुल आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में लें कि ईरानी हुकूमत कहे कि पाकिस्तान के अंदर कोई किसी और तीसरे मुल्क के कॉन्सुलेट्स हैं, और उन कॉन्सुलेट्स में पाकिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी हो रही है ईरान के अंदर, तो कितनी खौफनाक बात होगी। वहां पर देखिए, ये जो रेगी बरादरान थे, आपको याद होगा मुजाहिदीन खल्क थे, तो वहां पर जब ये मामला ईरान को बड़ा कंसर्न था कि उनकी सॉइल के ऊपर जो है वो खराब कर रहे हैं लोग मामला को, तो उसमें पाकिस्तान ने पकड़ के उनका हैंड ओवर किया, पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अब ये आप सोचिए कि पाकिस्तानी सॉइल पे 3-4 किसी और मुल्क के कॉन्सुलेट्स हों, और ईरान ही कहे कि जी उन कॉन्सुलेट्स में बैठे हुए लोग हमारे ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो कितना सीरियस होगा मामला। लेकिन वो बात ईरान के लीडर ना कर रहे हैं, यानी वहां पर ईरान के रूहानी साहब ना कर रहे हैं, उनको वज़रा ना कर रहे हो, बल्कि वहां की फौज के लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अजीब से तासुर देगा पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में चूंकि इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, लेकिन कोई वजीर, कोई मुशीर, किसी किस्म का मैंने एक जुमला कहीं से नहीं सुना कि जी किसी ने बात की हो, किसी ने उस बंदे के कुलभूषण यादव के ऊपर बात की हो। और ये तब इसी तरह से इंडियन मीडिया जो डिस्कस कर रहा है, तो वो भी पाकिस्तान की आर्मी को डिस्कस कर रहा है, पाकिस्तान की सिविलियन क्यादत को बात नहीं कर, आर्मी को कर रहा है, और पाकिस्तान को कर रहा है, आर्मी को कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा शोर है पूरी दुनिया में कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो कैसे एक्टिव हैं, क्या होगा। इंडियन मीडिया तो फ्री बलूचिस्तान के कंपेन तकरीबन चल रही है, उसके जवाब देने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है, और पाकिस्तान के लोग जवाब नहीं दे पा रहे, ना बाहर दे पा रहे हैं, ना अंदर पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं, और उसके नतीजे में ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि ये एक पेज पे नहीं है। कैसे एक पेज पर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड के मामला आपके सामने है ना, बिल्कुल एक अजीब मामला हुआ कि आप दुनिया के सामने गए, क्रिकेट आपने खेली, और उसके बाद पता चल रहा है कि ऊपर भी लड़ाई थी, नीचे भी लड़ाई थी, कोच की लड़ाई चेयरमैन के साथ थी, चेयरमैन की लड़ाई किसी और के साथ थी, उसकी लड़ाई उसके साथ थी, वो खिलाड़ियों की जरूरत, इस तरह चलता, और कोई सीरियस नहीं ले रहा, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा इस मामले को। किसी ने कोई, यानी मैं
पहले भी से कह रहा हूँ ना कि एक ऑपरेशन ज़र्ब शदीद जरूरत है और पूरी की पूरी इसको उठा के मैनेजमेंट को ऐसे ऐसा हड़प करके उठाएं और कहीं इनको ले जाओ, इनकी असासे चेक करेंगे, दूसरे मुल्क को बैरून मुल्क पैसा कितना कमाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब पर शदीद तनकीद की तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से, जिन्होंने संगीन इल्जामात आयद किए मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप पर। जबकि दूसरी जानिब आज तमाम रोज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी मुतनाज़ा बना रहा और नैब के 150 मेगा करप्शन केसेस की रिपोर्ट कहाँ गई, इस समेत बहुत से अहम इश्यूज हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर भी आते हैं, लेकिन आज कराची में क्या देख रहे हैं? पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से तनकीद की गई और फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से। कराची की सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, कराची पे तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आपको ये बताऊं कि यहाँ वाशिंगटन में ये जो बहुत ही अहम न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट थी वो आज खत्म हो रही है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से तारिक फातमी साहब को भेजा गया। सरताज अजीज साहब अब लापता हैं। बहुत से हुकूमती वुज़रा अहम मौके पे लापता हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता वो किधर गए। तो यहाँ सरताज अजीज साहब को आना था। बहुत से ऐसे रहनुमा जो माजी में पाकिस्तान के तरफ से, जब ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा तो मियां नवाज शरीफ खुद हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात उनकी होती थी तो सरताज अजीज साहब मिलते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कौन साहब है, तो उनको बताया गया जी ये एक मुशीर भी हैं जो कि तारिक फातमी साहब हैं। तो सरताज अजीज साहब जो है वो इस्लामाबाद में भी मिसिंग थे। वो पिछले चंद रोज में जो इंडिया के साथ तनाज़ा चल रहा है उसमें भी वो गायब थे। फिर ईरान के साथ जो मामला चले उसमें भी सरताज अजीज साहब लापता हैं और यहाँ पर वाशिंगटन में भी लापता हैं सरताज अजीज साहब। तारिक फातमी साहब आ गए। तो एक तो ये बड़ा मसला है कि किसी मौके पे मियाँ साहब खुद बतौर वज़ीर ख़ारजा आते हैं सामने, किसी मौके पे सरताज अजीज आ जाते हैं, किसी मौके पे बताना पड़ता है कि तारिक फातमी साहब भी होते हैं। तो एक उसके नतीजे में एक कंफ्यूजनल पॉलिसी है। बहरहाल यहाँ पर मोदी साहब आए हुए हैं, बाकी लोग सारे आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मोदी साहब जितनी पाकिस्तानी हुकूमत की कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, उतनी ही फॉरेन पॉलिसी बज़ाहिर यहाँ पे बैठ के लगता है कि मोदी साहब की भी कंफ्यूज पॉलिसी है। वो भी दौरे पे दौरे दौरे पे दौरे। मुझे नहीं पता दुनिया के कितने मुल्क रह गए जहाँ पे वो अभी तक नहीं गए, लेकिन वो सारी ही दुनिया के दौरे कर रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे वो वहाँ जाते हैं, वो वहाँ कम्युनिटी बहुत बड़ी जमा होती है, वहाँ उनसे खिताब करते हैं, फिर वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं, फिर वो वहाँ के पुराने मकामात पे जाते हैं, वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं। लेकिन उसके नतीजे में फॉरेन पॉलिसी भारत की, अब यहाँ से मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब यहाँ से वाशिंगटन से वो जाएंगे सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब जाके क्या बात करेंगे वो, क्योंकि सऊदी अरब के साथ वो बात करते हैं तो फिर ईरान के साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में इंडिया की वो डिस्टर्ब होंगी। फिर उनके एक वजीर जो है वो बैलेंस करने के लिए ईरान जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की जो कंफ्यूजनल, वैसे तो और बहुत सारे मामला पे वो एक हैं, लेकिन ये कि ये जो फॉरेन पॉलिसी का कंफ्यूजन है ये भारत में भी नजर आ रहा है। और मैं देखें आपको न्यूक्लियर का जो मसला है ना सिक्योरिटी का, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ जहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ इंसानी जाने जा रही है, वाकई ऐसा ना हो मुस्तकबिल में। बेसिक इसका एम ही है कि ऐसा ना हो कि जो दहशतगर्द है उनके हाथ में कहीं कोई न्यूक्लियर मटेरियल उनके हाथ में लग जाए। ये बुनियादी तौर पर मकसद है दुनिया, और इसीलिए वो फिर न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर बात हो रही है। और लेकिन इशू क्या है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है दहशतगर्दी हो रही है और बेशुमार वाक़यात हुए, लेकिन इंडिया में खुद जो है वो उनकी तनसीबात पर भी, जो अस्करी तनसीबात हैं उस पर भी हमले हुए हैं बहुत ज्यादा। और इसे कतई नजर कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएं या किसी और भूटान पे लगाएं या श्रीलंका पे लगाएं, जहां पर भी लगाएं, लेकिन मसला है कि उनको सिक्योर करना तो इंडिया का काम है। जैसे हमारा काम अपनी फैसिलिटीज को सिक्योर करना है, इंडिया का काम अपनी फैसिलिटी को सिक्योर करना है। और वहाँ पे जो उनका एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, बड़ा भबा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मुंबई में, वहाँ पे तो 1900, अभी मैं ये रिपोर्ट यहीं पे देख रहा था वेस्टर्न मीडिया में ही, तो 1994 में, फिर 98 में, फिर 2001 में, फिर 2008 में वहाँ पर कई दफा अटेम्प्ट हुई और गालिबन उसमें जो लोग निकले हैं वो वहाँ के मकामी लोग निकले। और उन्होंने, आपको पता है दाइश भारत के अंदर भी मौजूद है और उसका जो उन्होंने 16 लोग पकड़े वहाँ पे पिछले दिनों, तो उसमें एक जो बंदा है वो उनका
लोकल जो भारतीय मुजाहिदीन थे उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था, तो उनके लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा। तो ये बड़ा जरूरी है। और ये जहाँ पे अटैक्स हुए भाभा रिसर्च सेंटर पे, वहां से खबरें हैं कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल भी चोरी हुआ। बहरहाल ये इंडियन मीडिया जाने और उनकी हुकूमत जाने, लेकिन उनके कंसर्न्स हमसे ज्यादा हैं और हमारे भी कंसर्न्स हैं कि उनके एटमी तनसीबात पे कोई हमला ना हो और पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सेफ है। असल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर गैर मौजूदगी महसूस हुई। पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई कि जी यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि गालिबन साने लाहौर पेश आ गया, लेकिन यहाँ वाशिंगटन के जो पावर कॉरिडोर हैं और यहाँ जिन लोगों से बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि गालिबन इसलिए नहीं आए कि आपके मुल्क में सिविल मिलिट्री तनाज़ा दोबारा खड़ा हो गया और वो पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है या होने वाला है, हो चुका है शुरू, जिसमें गिरफ्तारियां और ये सारे मामला था, जिसकी वजह से वजीर आजम आज गालिबन उन्हें लाहौर जाना था। वीकेंड दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो वीकेंड पे जुमे को शाम को चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो हफ्ता इतवार या मरी या रायबरेली में गुजारते हैं, लेकिन आज वो नहीं गए अभी तक और लाहौर में ही मौजूद हैं। अभी जब मैं प्रोग्राम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर नहीं गए और न ही वो मरी गए हैं। और उसकी वजह बयान हो रही है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कि गालिबन मौसम खराब है, लेकिन मौसम इतना भी खराब नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर से किसी जंबू जेट में किसी रोड पे सड़क बाय रोड डाइवू में बैठ के किसी भी तरह से वो लाहौर ना जा सके, इतना भी मौसम खराब नहीं है। लेकिन बारह इस्लामाबाद में मौजूद है